हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली एक वीडियो के माध्यम से पेपर सॉल्व किया जा रहा है। और ये जो आपका पेपर सॉल्व किया जा रहा है 2017 का पेपर है, जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते थे उससे रिलेटेड वो भी आपको इसमें कवर किया गया है। तो यदि आप ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये जो आपका पेपर है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका पेपर 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्र ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। दोस्तों, समुद्र जो होता है ये आपका साइलेंट पोल रोटर होता है। हिंदी में आप सभी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इंग्लिश में यदि आपको बताया जाता है साइलेंट पोल रोटर तो आप समझ जाएंगे। तो साइलेंट पोल रोटर का जो प्रयोग होता है किस में किया जाता है? तो दोस्तों, जो साइलेंट पोल रोटर होता है उसका प्रयोग अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड और जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। और जो इसके उभरे हुए ध्रुव होते हैं वो आपका इस्पात की मोटी पत्तियों की कलित करके बनाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब, कब होती है दोस्तों? तो देखिए, बड़े जो तुल्यकालिक जनरेटर होते हैं उसमें उत्तेजन हानि उस समय होती है जब DC सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है, उस समय होती है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा सही दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपका अग्रगामी पावर फैक्टर लगातार बना रहता है। बी ऑप्शन दिया गया DC सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि, अर्थात यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। तो किस में उत्पन्न होते हैं? जैसे कि ऑप्शन में आपका दिया गया है, स्टेटर में, रोटर में, आर्मेचर में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, रोटर में उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है? अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है। अब रीजन कोई पूछेगा क्यों रोटर में उत्पन्न होता है, तो दोस्तों इसका आप रीजन बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न होता है, जो कि रोटर पर आपकी की जाती है। और जो आपका जनरेटर होता है, जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में की जाती है, और जिसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है? स्थिर रहता है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो कि आर्मेचर में की जाती है, तो ये आपका रनिंग कंडीशन अर्थात घूमता हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं। भार का वहन अर्थात लोड शेयरिंग किसका संयोजन करने से परिवर्तित हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर जो है समांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं, तो भार का वहन मूल्य जो होगा वो गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा का संयोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, ये आप देख सकते हैं, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है क्वेश्चन, लघु पिच कुंडलन जिसको हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं, प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया सन्नादि अर्थात कम होंगे। बी ऑप्शन दिया गया कुंडलन में असंतुलित अर्थात उत्पन्न होगा। सी ऑप्शन दिया गया कुल पोर्टता कम होगी। डी ऑप्शन दिया गया अंतिम जोड़ों पर ताबा अधिक होगी। दोस्तों, यदि आपको पहले से इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलें, और जिनको नहीं आ रहा है वीडियो को कंप्लीट देखें, उनको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लघु पिच जो कुंडलन होता है उसमें प्रत्यावर्तकों में करने के से कुल वोल्टता जो होगी कम होगी, जबकि जो हार्मोनिक्स के होता है वो आपका कम होता है, मतलब कि हार्मोनिक्स को भी कम करता है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, कुल वोल्टता कम होगी, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कि
एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? सभी लोग सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए दोस्तों, सभी लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले सूत्र आप न देखिए, पहले इसमें देखिए कि दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हमारा दे दिया गया 375 और ये क्या हमारा दिया गया है? एन का मान दिया गया है। दोस्तों ये आपका एन का मान दिया गया 375 आरपीएम में, और कितना पोल है अर्थात पी का मान यहाँ पर हमारा 8 दिया गया, 8 पोल है। और जो रनिंग कंडीशन में है वो आपका एन जो डिनोट किया जाता है आरपीएम को, तो यहाँ पर 375 दिया गया है। तो हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों? देखिए सबसे पहले तो आप सभी को मालूम है कि जो यहाँ पर आपका होता है पोलो की संख्या था 2p से किया जाता है। तो T2p यहाँ पर आपका दिया गया, पोलो की संख्या 2p, तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि पोलो की संख्या आपका 8 दिया गया और 2p मैंने 2 गुनी कर दी जाती है। तो यहाँ पर 2 गुणे हम p करें 8 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप समझ सकते हैं, मतलब कि पोलो की संख्या 2 गुनी करने की बात कर रहा है, तो 2 गुणे 8 कर देंगे हम तो हमारा 16 हो जाएगा। और एक पोल का हमारा 8 दिया गया, तो 2 पोल का हमारा 16 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? ये हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे n बराबर 120 f अपान पी का। आप दोस्तों देखिए f का मान हमारा कितना है? तो यहाँ पर f का मान अभी हमने निकाला, कितना था? 16 आ गया है। और सॉरी दोस्तों, ये आपका जो f का मान है कितना निकल के आ रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। f का ही मान हमसे पूछा गया है, देख सकते हैं आवृत्ति का मान पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। देखिए f का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका n बराबर 120 गुणे f अपन p था, तो f को हम जहाँ बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 गुणे आपका, यहाँ पर f का मान था, हमको f का मान निकालना था, तो ये आपका f का f यहाँ पर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम 375 किसका मान है? ये आपका आरपीएम में दिया गया n का मान है 375 बराबर, ये आपका 120 का 120 ही रह जाएगा, और यह 8 का 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पोल का जो मान दिया था 8 दिया गया, तो 2 को पोल का हमारा 16 हो जाएगा, तो 16 लिखेंगे, और बटे में हमारा हो जाएगा 175, और ये आपका 300। इस तरह हम नहीं लगा सकते दोस्तों, इसको हम दूसरे तरह से लगाते हैं, अर्थात n बराबर 120 f अपान p, तो हमारा n का मान 375 दिया गया है गुणे 120, और 375 बराबर हो जाएगा 120 गुणे f अपान 16। अब दोस्तों आपको क्या करना है? f को बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर हम यदि f को बाहर निकालते हैं तो ये हमारा 375 गुणे 16 हो जाएगा, और बटे 120 हो जाएगा। इस तरह हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ होता। तो यहाँ पर हमारा जो सही आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, इसको फटाफट सभी लोग सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा 16 है, 120 है, इसके बाद इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 हटा जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 हटा जाएगा। और ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको सॉल्व कीजिएगा, यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 2 प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर्स समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? यहाँ पर आपको शर्त दिया गया जैसे कि समान केवीए निर्धारण, विभिन्न आवृत्ति, और यहाँ पर दिया गया समान टर्मिनल वोल्टता, विभिन्न फेज क्रम। तो देखिए दोस्तों, 2 प्रत्यावर्तक समांतर में यदि जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो समान टर्मिनल वोल्टता आवश्यक होती है, और साथ ही साथ इन दोनों प्रत्यावर्तकों की आवृत्ति भी और फेज क्रम भी समान होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी शर्त होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उत्तेजन पर चल रही, यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? यदि कोई मोटर है वो सामान्य उत्तेजन पर चल रही, मतलब कि रुकी नहीं है, चल रही है, और यदि हम मोटर पे लोड बढ़ा देते हैं तो वो क्या होगा? तो दोस्तों जो उसका आर्मेचर करंट होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है बी ऑप्शन, और यहाँ पर जो दिया गया है ये बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोड बढ़ा दिया जाएगा तब आर्मेचर धारा बढ़ेगी।
क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर का आंशिक पिच अर्थात फ्रिक्शन पिच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी अर्थात क्वाइल स्पैन कितनी होगी। इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिनको आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए सॉल्व करके। पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, एक प्रत्यावर्तक का जो आंशिक पिच दिया गया 5/6 दिया गया और उसकी कुंडली की दूरी कितनी दी गई है, तो यहाँ पर आपको कुंडली की दूरी नहीं दी गई है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुंडली की दूरी जो होगी 150 से 80 होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो कॉइल स्पैन का जो सूत्र होता है क्या होता है, देखिए कॉइल स्पैन COILSPN, ठीक है। कॉइल स्पैन बराबर 180 अंश गुणे, इसका सूत्र होता है गुणे 5/6। ये हमारा बटे में जो था 5/6, तो इसको हम 5/5/6 कर देंगे। और कॉइल स्पैन का सूत्र होता है हमारा जितना बटे में है आपका फ्रैक्शन पिच और उसके गुणे हम कर देते हैं 180, तो ये हमारा निकल के आ जाता है। तो 180 गुणे 5/6 जब हम 6 करेंगे तो 185 अंश आ जाएगा। 150 कौन सा दिया गया, तो 150 हमारा दिया गया ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। दोस्तों, प्रत्यावर्तक का जो वोल्टता नियंत्रण भार होता है वो शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है, अर्थात वोल्टता नियंत्रण भार और शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शन देख के ही पता चलेगा आपसे पूछ क्या रहा है। इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी नेटवर्क वोल्टेज से संदेश है और यहाँ पर दिया गया है इसके जनरेटर की आवृत्ति एफ नेटवर्क की आवृत्ति के बराबर है। तो दोस्तों देखिए, अल्टरनेटर को जो ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के जो फेज है उस संबंध जो है संपाती होते हैं तब। तो संपाती नहीं होते तब। यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो मैच करा है डी ऑप्शन मैच करा है, ये आपका डी ऑप्शन मैच करा है। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मार देंगे कि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती नहीं है, उस समय ये आपका वर्क करेगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल है और 3300 RPM पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, 600 हर्ट्ज या 500 हर्ट्ज या 550 या 660। दोस्तों देखिए, इसको भी हम सॉल्व करने के लिए वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात n बराबर 120 F/P, क्योंकि यहाँ पर P का मान हमको दे दिया गया 20 पोल और यहाँ पर हमको 3300 दे दिया गया RPM, मतलब कि n का मान दे दिया गया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। आपको सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, n बराबर 120 F/P। तो n की जगह हम लिखेंगे कितना, 3300 दिया गया तो 3300 लिख देंगे, बराबर 120 को 120 ही रहेंगे, सूत्र में है। तो अब यहाँ पर देखिए f का मान हमको नहीं मालूम है, तो गुणे हम f लिख के छोड़ देंगे और बटे में p का मान हमारा कितना दिया गया है, तो p का मान हमारा यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, f को पहले तो बाहर निकाल लीजिए। तो जब हम f को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3300, ये 3300 हो जाएगा गुणे 20/120। एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए और यहाँ पर गुणा भाग कीजिए, देखिए कितना आता है, तो इसका जो आएगा 550 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही मैच कर रहा है 550, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटर की चाल जब 3600 RPM से कम करके 1800 RPM कर दी जाती है तब जनरेटर का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसको हम इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी अल्टरनेटर की चाल 3600 RPM से कम करके 1800 RPM कर दी जाती है तब जनरेटर का विद्युत वाहक बल कितना होगा। 18 दूना 200 कितना होता है, 36 होता है, और इसका मतलब कि दो गुना करें, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल E और गति n के समानुपाती होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और जब गति 3600 RPM से घटाकर 1800 कर दी जाती है, मतलब कि आधी कर जाती है,
तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, आधा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 18 दूना 36, मतलब कि 1800 और 36 मतलब कि आधा किया जा रहा है 36 का, तो इस तरह हम कह सकते हैं आधा इसका किया जा रहा है। तो इसका मतलब आधी आपका गति हो जाएगी और विद्युत वाहक बल भी आधा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा दिया गया। तो यहाँ पर हाफ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ए ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है क्वेश्चन अल्टरनेटरों को निम्नलिखित में से अंशित किया जाता है, वाट में या केवीए में, एचपी में या केडब्ल्यू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए जो अल्टरनेटर होते हैं उनको हम केवीए में अंकित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है क्वेश्चन उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है, वाटर कूलिंग या हाइड्रोजन कूलिंग या ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग। दोस्तों हाइड्रोजन कूलिंग जो होता है, ये हाइड्रोजन कूलिंग उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने में काम आता है। और बाकी दी गई जो यहाँ पर कूलिंग दी गई है, जैसे कि ट्रांसफार्मर कूलिंग और जो आती है इसके अंतर्गत आपकी आती है कूलिंग विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन कूलिंग। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है क्वेश्चन वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है खाली स्थान कहलाती है, टर्बो अल्टरनेटर या हाइड्रो अल्टरनेटर या गैसीय अल्टरनेटर या वाष्प अल्टरनेटर। दोस्तों वो मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है वो आपका टर्बो अल्टरनेटर कहलाता है, और वो जो मशीन होती है वो जो मशीन होती है जल टरबाइन से चलती है और हाइड्रो अल्टरनेटर कहलाती है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक एक्साइटर प्रदान करता है, जो एक्साइटर है क्या प्रदान करता है, डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई या सप्लाई दोनों, मतलब कि एसी और डीसी दोनों, या न ही एसी और न ही डीसी। तो दोस्तों जो आपका एक्साइटर होता है, अर्थात जो एक्साइटर होता है वो आपका डीसी सप्लाई प्रदान करता है, और एक्साइटर का जो उपयोग होता है बड़े अल्टरनेटरों में ये किया जाता है। और किस क्रम में किया जाता है, तो ये आपका देखिए ये आपका श्रेणी क्रम में मोटे तार के, पहले तो इसको जान लीजिए, कम वर्तनों और शंट वाइंडिंग में पतले तार से ये अधिक लपेटों वाले बनाए जाते हैं। ये आपका जो आपका होता है एक्साइटर, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, डीसी सप्लाई। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है क्वेश्चन स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर में किए किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। स्लिप रिंग एवं ब्रश जो अल्टरनेटर होता है, ब्रश होता है, वो अल्टरनेटर में किसे ये जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से, या बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से, या बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग एवं आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग एक ब्रश अल्टरनेटर के बाहरी सर्किट से क्षेत्र वाइंडिंग से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि जो जनरेटर में ये आपका स्लिप रिंग का उपयोग बाहरी सर्किट में बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, अर्थात ये अल्टरनेटर में जब इसका प्रयोग होता है स्लिप रिंग का, तो ये बाहरी सर्किट के क्षेत्र वाइंडिंग से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जनरेटर में जो स्लिप रिंग का प्रयोग होता है ये बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है क्वेश्चन किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ। अब दोस्तों यहाँ पर ईएमएफ क्या है, तो ये आपका ईएमएफ मैंने बार बार आपको बताता चलता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब दोस्तों देखिए किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो क्या करेंगे हम, तो दोस्तों यदि हम किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो फील्ड को हम रेगुलेट करके फ्लक्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर 20 क्वेश्चन कवर किए गए, तो उम्मीद है आपको 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद है वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के डेली वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।